नमस्कार। आज 30 जनवरी है। दुनिया इसे शहीद दिवस, शांति दिवस, शहादत दिवस, जिस भी रूप में मनाएं, अमन का दिवस, यह आपकी इच्छा पर है। आज के दिन बापू की, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और यह मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए, भारतवर्ष के लिए और पूरी दुनिया में जो लोग लोकतंत्र के अधिकारों की बात करते हैं, उसके हिमायती हैं, सभी के लिए एक अवसाद का दिवस था। और वह लगातार वह क्रम जारी है और आज भी जब दुनिया में कहीं कोई चुनौती होती है या मानवता पर या शांति पर कोई संकट आता है, लोकतंत्र पर संकट आता है, तो महात्मा गांधी जी की याद होती है और यह खोजा जाता है कि इस दौरान अगर बापू होते तो क्या करते या उनका निर्णय क्या होता। हमारे साथ इस अवसर पर बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत राजमोहन गांधी जी मौजूद हैं और आपको इस बात का सौभाग्य हासिल है कि आप न केवल बापू की पौत्र के रूप में आपकी ख्याति है, बल्कि एक जाने-माने अकादमिक, इतिहासकार, लेखक, चिंतक, विचारक और राजनेता के रूप से और राजनेता के साथ-साथ समाज सेवा से जुड़े विषयों पर आप बहुत ही मुखर आवाज़ हैं देश की। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साहित्य तक। बहुत धन्यवाद। सर, मैं चूँकि हम लोग आज बापू को याद करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी केवल वैचारिक चिंतन पे या बौद्धिक आयाम के रूप में नहीं, बल्कि बापू को आपके बचपन के दिनों से देखे, उस दृष्टि से जब आप जब अपने अतीत में जाते हैं, जब आप छोटे थे और उस समय का जो वातावरण था, जो बापू के साथ का जो और आपके पिताजी आदरणीय देवदास गांधी जी का बहुत बड़ा काम था और एक तरह से वो बापू की परछाई से भी रहे उनके विचारों को लेकर खासकर। तो मैं जानना चाहूँगा आपके बचपन की तरफ। मैं ज़रूर अपने बचपन के बारे में कुछ और मेरा जो मेरे दादा के साथ संबंध था, जो हमारी बातचीत एक-दूसरे के साथ कभी-कभी होती थी, उसके बारे में ज़रूर कुछ कहूँगा। लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें, आपका प्रोग्राम तो साहित्य का है ना, इसलिए अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 1-2 ख़्याल उनके जर्नलिज़्म और साहित्य के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। अवश्य इजाज़त सर, है अवश्य क्या? सर। जी सर। देखिए, ये 1903 या 1904 में जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तब वो उन्होंने इंडियन ओपिनियन का काम शुरू किया, जो अखबार था। और वो अखबार अंग्रेज़ी में, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में 4-5 भाषाओं में शुरू में निकला करता था। और उनका देहांत, जैसा आपने बताया, 1948 में हुआ। तो 1903 से 1948 तक वो एक जर्नलिज्म का काम करते रहे। उनके अंतिम लेख, जो उनका अखबार उस समय हरिजन नाम का आया करता था अहमदाबाद से, तो वो दिल्ली से उनकी हत्या के कुछ ही दिन पहले उन्होंने उसका अंतिम लेख भी लिखा था। तो यानी कि 1933 से 1948 तक जर्नलिज्म का काम वो लगातार करते हैं। बीच में जेल वेल में जब गए तो अखबार का काम नहीं हो पाया। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब वो जेल में भी अंग्रेज सरकार ने उन्हें अखबार एडिट करने की अनुमति दी। तो गांधी तो अपने आप को बताते हैं, जब उनकी ये ट्रायल हुई अहमदाबाद में, कि मैं वीवर हूँ, मैं फार्मर हूँ, वो भी सच था। लेकिन सबसे जो उनका ऑक्यूपेशन शुरू से अंत तक रहा है, वो ऐसे जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थे। एक तो वो जो साहित्य में रुचि रखते हैं, लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं, उन्हें ये याद करना। दूसरा ये कि उनकी अंग्रेज़ी और गुजराती, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी और गुजराती कमाल की थी। और उसमें आश्चर्य ये भी है, क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे, तो ऐसे स्कूल में उनके पिता, क्योंकि उनके पिता तो काफ़ी, उनके पैसा नहीं था लेकिन उनका प्रेस्टीज काफ़ी था, वो राजकोट में, वहाँ काठियावाड़ में, आज सौराष्ट्र कहते हैं, गुजरात का पश्चिमी भाग। तो उनके पिता तो काफ़ी ताकत वाले, शक्ति वाले इंसान थे। तो गांधी मोहनदास को उन्होंने एक नए स्कूल में भेजा। बहुत ही अच्छा स्कूल था, लेकिन वहाँ इंग्लिश मीडियम था उस ज़माने में। जी। 1880 81 82 का समय है।
तो मोहनदास करमचंद गांधी जब वो स्कूल में गए तो वो अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़े, गुजराती कम पढ़े। उसके बाद वो लंदन गए 3 साल के लिए वकालत सीखने के लिए, फिर वो साउथ अफ्रीका गए 20-21 साल। उनकी इतनी बढ़िया गुजराती कहाँ से आई? ये सवाल है सर। सवाल है ना। जी अच्छा, और सर। दूसरा एक है कि उनकी प्रेरणा से और उनके प्रेशर से, दबाव से कहना चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया गुजराती इंग्लिश की डिक्शनरी आई। काका कालेलकर की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता था कि गांधी को हम ज़रूर एक इंसान हैं, क्रांतिकारी हैं, नए विचार उन्होंने दुनिया में दिए हैं। जब उनकी हत्या का दिन होता है तो सारी दुनिया में उसके बारे में बातचीत होती है। लेकिन हम ये ना भूलें कि गांधी एक लेखक भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, और साहित्य में बहुत, बल्कि ये भी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अगर कुछ घटनाएं न होती तो वो एक लिटरेरी काम में उनका जीवन जाता। ये भी एक, खैर, अब अगर आप चाहें तो मैं ज़रूर अपने बचपन की बात करूँगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने सर, क्योंकि सामान्य तौर पर दरअसल एक बात और भी है जो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, जो मेरी अपनी अल्प जानकारी है महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में, चूंकि इतना विराट व्यक्तित्व है और उनके जीवन के इतने सारे आयाम हैं कि हम किसी एक कार्यक्रम में या पूरा जीवन अगर केवल गांधी जी को समझने में लगा दें, तो भी हम शायद उनको पूरी तरह से ना समझ पाएँ। क्योंकि जो उनकी दिनचर्या थी, वो जब से शुरू होती थी और जिस समय तक वो सोने जाते थे, उन्होंने जितनी चिट्ठियाँ लिखी हैं अपने ज़माने में, जितने लोगों से संवाद किया है, उनके जो संपर्क का दायरा था और उनके अध्ययन का भी दायरा था, लगातार उनके साथ चलता रहता था, किताबें उनके साथ होती थी। फिर उनका जो आध्यात्मिक आयाम है और जी, उनका जो वो जो कहते थे कि मुझे स्वतः प्रेरणा मिलती है, और तब उन्होंने कोई भी उपवास अपना अचानक से नहीं शुरू किया। ख़ैर मैं आपको उस बापू के बारे में क्या बता सकता हूँ। जी, बहुत लेकिन मैं पता है। जी, बचपन से ज़रूर जानना चाहूँगा, और हमारे श्रोताओं के लिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि बापू का लगभग 4 दशक से अधिक का समय वह पत्रकारिता किसी भी रूप में थे, लेकिन पत्रकारिता को, साहित्य को वह देते रहे, और उससे उन्होंने जो उनके लिखने की जो ताकत थी, उसका भी एक बड़ा योगदान कहीं न कहीं इस देश की आज़ादी में था, या जो न्याय का, जो सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह जैसी जो उनकी धारणाएँ थी, उसके प्रति योगदान मिला उसको। जी, और बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। और सिर्फ मैं इतना एक और चीज़ बताना चाहता था कि इस उनके जर्नलिज्म के बारे में, एक पत्रकार थे जो कई साल पहले गुजर गए, बंगाल के थे वो। एक ज़माने में न्यूज़ एजेंसी हुआ करती थी यूपीआई, तो उसके थे वो, या पीटीआई से पहले एपीआई थी, और एपीआई के साथ यूएनआई करके एक एजेंसी थी, यूपीआई। तो ये शैलेन चैटर्जी गांधी जी को इंटरव्यू करने गए पंचगनी में, महाराष्ट्र में, जब वो जेल से निकले थे। वो काफ़ी, ये युवा पत्रकार थे। तो गांधी जी का उन्होंने इंटरव्यू लिया, कुछ खबर लिखी, और वो अपनी स्टोरी फाइल करने जा रहे थे। तो गांधी जी ने कहा, रुको रुको शैलेन, ज़रा रुको, तुम मुझे दिखाओ तुमने क्या लिखा है। और फिर उन्होंने शैलेन को सिखाया कि एक रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। कि बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो लिखो, और जितना संक्षेप में बता सको बताओ। शैलेन चैटर्जी कभी नहीं भूले ज़िंदगी भर कि गांधी जी ने उन्हें जर्नलिज्म सिखाई, खैर उनके करियर की शुरुआत में। अच्छा, मैं अपने बचपन पर आता हूँ। तो मेरे पिताजी, जैसे आपने कहा, देवदास गांधी, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे। गांधी जी की कोई बेटी नहीं थी। और मेरे पिताजी देवदास गांधी दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, और हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ हिंदुस्तान दैनिक भी निकलता था, तो उसकी भी कुछ देखभाल मेरे पिताजी करते थे। और गांधी जी नई दिल्ली आए 2-3 बार, 1945 और 1948 के बीच 2-3 बार आए, और काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में रुके। कुछ समय तो वो वहाँ रुकते थे, जिसे
आजकल वाल्मीकि मंदिर या वाल्मीकि कॉलोनी कहलाया जाता है, जहाँ दलित भाई बहन रहते थे, दलित सेटलमेंट था। उस ज़माने में उसे हरिजन कॉलोनी कहा करते थे, बल्कि कुछ तो उसे भंगी कॉलोनी भी कहते थे उस ज़माने में। वो मंदिर मार्ग के पास जो एक इलाका है, वहाँ वो दलितों के बीच रुकते थे, अथवा वो बिरला हाउस में रुकते थे। तो मैं तो जब गांधी जी की उम्र 75, 76, 77, 78 की थी, मेरी उम्र 9, 10, 11, 12 की थी। जी। और मैं उनसे मिलने अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, ये कभी कभी सिर्फ हम बच्चे ही जाया करते थे उनसे मिलने। तो काफ़ी मुझे ऐसे अवसर मिले उनके साथ समय बिताने के। और जैसा कि कई लोग जानते हैं, गांधी जी ने तो पूरे भारत के लोगों को अपना परिवार समझा था। जी। तो उनके बच्चे, उनके पोते पोतियों को कोई अधिकार नहीं था कि वो खास समय उनसे छीन लें कि भाई अब हमारे साथ गप्पे मारो या हमें कुछ ये दो, हमें यहाँ ले जाओ, हमें कुछ सिखाओ। ऐसा मौका तो हमें नहीं मिला। लेकिन जब हम उनसे मिलते थे तो उनका प्यार हमें महसूस होता था। गले लगाकर कभी कभी मिलते थे, पीठें ठोकते थे प्यार से, हम उन्हें प्रणाम करते थे, ज़ोर से पीठ पे मुक्का मारते थे। और जिस तरह से वो हमसे बात करते थे, मुझसे बात करते थे, तो मुझे बिल्कुल एहसास हो जाता था कि ये सचमुच में बहुत मुझे प्यार करते। और एक तो वो, और दूसरे मुझे ये भी मालूम था कि ये तो बहुत ही ये ये किसी चीज़ को फेंकना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि हम सब सीखें, कि हर चीज़ की किफ़ायत हम करें। और उनके पास सैकड़ों चिट्ठियाँ आती थीं। उस ज़माने में कुछ ईमेल वगैरह तो नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था। लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, फिर चिट्ठी को एक लिफाफे के अंदर डालते थे। और जब अगर आप लिफाफा खोलें तो एक नया कोरा कागज़ बन जाता था। तो वो मुझे और मेरी बहन को और मेरे छोटे भाई रामचंद्र को वो लिफाफे देते थे और कहते थे कि तुम इन्हें घर जा कर के इन्हें खोलो और मेरे लिए कई कागज़ इकट्ठा करके मेरे लिए एक पैड बना के दो। तो ये हम काम करते थे घर में जा कर के, उनके लिफाफे खोल करके। अगले दिन या तीसरे चौथे दिन ये आपकी चिट्ठियाँ थी, अब आपको लिखने के लिए आपके नए कागज़। और फिर एक छोटी सी घटना है, वो मैंने उसका इधर उधर कहा भी है, लेकिन मैं ज़रूर दोहराता हूँ कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत आई। तो मेरे नए चश्मे आ गए और मैं फिर उनसे मिलने गया। तो मुझे मालूम था कि शायद वो पूछेंगे कि भाई ये क्या तुमने ये बहुत कीमती चीज़ अपने चेहरे पे डाल दी है। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि इतने लोग इनसे मिलने आते हैं, इतने लोग मिलने आते हैं, तो शायद उन्हें वो ध्यान में ये नहीं आएगा कि मेरे चेहरे पे एक नई चीज़ है। लेकिन वो मेरी गलती थी। आहा! मोहन मुझे कहते थे वो, मेरा नाम राजमोहन है लेकिन वो मुझे मोहन कहते थे। मोहन, तेरे चेहरे पे कुछ नई चीज़ आई है। तो मैं तो तैयार था, मैंने कहा आपको तो पता है मेरी आंखें कमज़ोर हैं, मुझे नए चश्मे की ज़रूरत थी। अच्छा, तुझे नए फ्रेम की भी ज़रूरत थी क्या? तो इस तरह से वो सिखाते थे। लेकिन शायद सबसे जो किस्सा मुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, जो जो सबक मैंने सीखा उस समय जब मैं उनकी प्रार्थना सभाओं में जाया करता था, चाहे वो ये हरिजन मंदिर में या दलित मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में या बिरला हाउस में, कि उनकी प्रार्थना सभाएं जो होती थी उसमें मैं भाग लेता था अपने भाई बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ। और हम पहुँचते थे उनके यहाँ, कुछ बातचीत होती थी 5-10 मिनट, कुछ गप्पें भी होती थी। फिर हम चलते थे, प्रार्थना स्थल पर पहुँचते थे। और जैसे ही प्रार्थना स्थल पर पहुँचते थे उससे पहले हम बिल्कुल शांत हो जाते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि हम एक बहुत ही नेक जगह जा रहे हैं, पवित्र जगह जा रहे हैं। तो गप्पें करना तो बंद होना चाहिए। फिर उनके साथ हम बैठकर बिल्कुल उनके बगल में ही हम बैठते थे। और सामने सैकड़ों लोग, कभी कभी कुछ हज़ार लोग भी शायद आते थे, बैठते थे और प्रार्थना में भाग लेते थे।
और कईयों को पता है कि उनकी जो प्रार्थना होती थी काफ़ी संक्षिप्त होती थी, उसमें बौद्ध धर्म की, गीता की और के कई भाग और उपनिषद के कुछ और ईशावास्यवेदम और फिर भजन वगैरह होते थे। तो पहला आइटम होता था एक बौद्ध मंत्र और दूसरा आइटम होता था एक कुरान की पहली कुछ पंक्ति, 8-10 पंक्तियाँ। तो ये 1946-47 का समय है, तो पार्टीशन हो रहा है या होने वाला है और काफ़ी तनाव भी है। हिंदू मुसलमान रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो जब कुरान की लाइनें पढ़ी जाती थीं कुछ 1.5-2 मिनट के लिए, तो कुछ लोग कभी-कभी ज़रा आपत्ति उठाते थे, ये आप क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम नहीं सुनना चाहते। तो मैं उनके पास बैठा रहता था, सुनता था, देखता था कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं, कभी-कभी गुस्से से कह रहे हैं, गांधी जी क्या उनका मेरे दादा किस किस्म का उत्तर दे रहे हैं। तो गांधी जी बताते थे इनको कि देखो भाई, आपको पता है इसमें क्या लिखा है? हाँ, हम तो अरबी में पढ़ते हैं, जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं वैसे ये हम अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप समय निकाल कर के पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे विचार हैं। आप आपत्ति मत उठाइए, सुन लीजिए। तो वो सुन लेते थे, लेकिन कभी-कभी वो नहीं सुनते थे। तो गांधी जी कहते थे कि अगर आप ये नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं गीता और उपनिषद भी नहीं सुनाऊंगा। फिर मुझे जो प्रवचन देना है मैं दूंगा, सीधे मैं वहीं चला जाऊंगा। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो काफ़ी क्रोध से इनसे बात कर रहे हैं, उनसे भी ये गांधी जी बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने विचार पर टिके हैं। वो किसी धमकी के सामने झुकते नहीं हैं। तो मैं 10-11-12 साल का ही था, लेकिन मैं देख रहा था कि ये मेरा बूढ़ा दादा, उस समय 76-77 की 78 की उम्र काफ़ी बूढ़ी मानी जाती थी। ये बूढ़ा दादा मेरा ये किसी से डरता नहीं है, हर किस्म से बहुत अच्छी तरह से आप बात करता है। तो ये मेरे मन में ये कुछ विचार आया, एक चित्र मेरे दादा का मेरे मन में बन गया। सर, ये एक सवाल आपकी बातचीत से मेरे दिमाग में आया कि क्या उस समय आपको इस बात का आभास था कि महात्मा गांधी जी कितनी बड़ी शख्सियत हैं? हाँ, कुछ काफ़ी हद तक था। वो इसलिए कि उनकी हत्या से कुछ ही दिन पहले उनका अंतिम उपवास हुआ था, जी। 6 दिन का। और मुझे भी चिंता थी कि अरे ये बचेंगे कि नहीं, ये जिंदा रहेंगे, उपवास इनका ख़त्म होगा कि नहीं। और फिर हालांकि मैं सिर्फ 12 साल का था, लेकिन मैंने भी मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली में काफ़ी वातावरण बदला है और कई लोगों ने इकट्ठा हुए और उन्हें गांधी जी से कहा कि आप उपवास बंद करिए। मुझे भी ये अ, पता चला कि काफ़ी कुछ हुआ है दिल्ली में, कुछ परिवर्तन आया है और हज़ारों या शायद लाखों के दिलों में कुछ किस्म का के नए विचार आए हैं और दिल्ली में शांति हुई और उनका उपवास बंद हुआ। तो मुझे पता था कि इस आदमी में कुछ खास शक्ति है। सर, यहीं से मेरा अगला सवाल भी है कि बतौर दादा जो गांधी जी का स्वरूप था, उसको मैं अपने दर्शकों के सामने मैं चाहता था कि हम वहां से शुरू करें जहां से उनको समझ में आए कि राजमोहन गांधी जी से आज बात करने की वजह क्या है। आप राजनीतिक विश्लेषक, इतिहासकार, आप जीवनीकार, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जब आप बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई आपकी पूरी हो गई और आपने अपने जीवन को शोध और दूसरे कामों में, जो गांधी जी की विचारधारा थी, उस तरह के बहुत सारे कामों में, खासकर अकादमिक कामों में जब लगाया, उस दौरान आपने गांधी जी के स्वरूप को जो देखा और आपने जो पुस्तकें भी आपकी कई आई हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर आपका काफी बड़ा काम है, खासकर उस पर जो किताबें, जो आपके विचार हैं, गांधी जी की जो लिगेसी है,
भारत का जो स्वरूप है 1947 के बाद आपने ढेर सारा काम किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांधी जी को हम जो पढ़ते हैं या जो समझते हैं या जो चीज़ें सामने आती हैं उनके पूरे स्वरूप को, उनकी आत्मकथा को पढ़ के, गांधी वाङ्मय तो मुझे लगता नहीं है कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग उनको पढ़ते हैं वो जानते हैं। राजमोहन गांधी जी को अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी जी को किन-किन चीज़ों ने वह बनाया जिससे वो महामानव की स्थिति में चले गए। मैं एक जीवनी पढ़ रहा था उसमें लेखक ने यह दावा किया है कि बापू को सिर्फ यह कहने की ज़रूरत थी कि मैं देवता हूँ या मैं भगवान हूँ। वो अगर चाहते सिर्फ यह कह देते कि मेरे अंदर दैवी शक्ति है, तो उनको भगवान मान लिया जाता और जो लोग आज उनकी आलोचना करते हैं या जो लोग उनके बारे में कुप्रचार करते हैं, उनकी कभी हिम्मत नहीं होती कि वो बापू को इस रूप में उनकी आलोचना कर पाते। उस समय में गाँव में ये होता था कि बापू को अंग्रेज पकड़ते हैं और वो अपनी आध्यात्मिक ताकत से बाहर आ जाते हैं। जिस ट्रेन से जाते थे उसको छूने के लिए लोग पागल रहते थे और बहुत बार बापू के पैरों को छूने के लिए लोग से एक लाठी और डंडे से उनके पैरों के पास छू लेते थे और उससे उनके पैरों पर बहुत बार चोट भी आ जाती थी। यानी लोगों को लगता था कि मैं इनको देख लूँगा, इनको छू लूँगा, इनकी ट्रेन को जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसको भी छू लूँगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन से देश को यह संदेश दिया, हम उस पर बाद में आएँगे कि यह देश उनको उस रूप में क्यों नहीं देख सका एक बड़ा वर्ग, उस पर हम बाद में आएँगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी जी को कौन-सी ऐसी चीज़ अगर मैं कहूँ कि कैटेगरी वाइज़ आप हमें हमारे दर्शकों को बता सकें कि वो कौन-कौन से बिंदु हैं जो उनको उस स्तर पर, महामानव के स्तर पर ले जाते हैं। आपने हालाँकि बार-बार कहा है कि गांधी को आप मानिए या मत मानिए लेकिन उनके विचारों को मानिए, उनके संदेशों को समझने की कोशिश करिए। ये आप बहुत सारे साक्षात्कार जब मैं पढ़ रहा था, आप बार-बार ये बात कहते हैं। तो देखिए, मेरी समझ इस प्रकार की है। आपने कहा कि गांधी महामानव थे और ईश्वरीय शक्ति शायद उनमें थी, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि कई बार गांधी कह चुके हैं, लिख चुके हैं कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं एक पापी भी हूँ, मुझ में सब गलत चीज़ें आ सकती हैं जो इंसान में आती हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसमें सब कमज़ोरियाँ हैं। और जो भजन हैं तुलसीदास के, सूरदास के और भी जो जिसमें इंसान कहता है कि भाई इस पापी पर कृपा कर ईश्वर, तो ये उनकी हर वक्त प्रार्थना होती थी। लेकिन उनमें जो शक्ति आई ईश्वर से आई, मेरा मानना है वो भी मानते थे, उसके पीछे ये उनका व्रत था जिसका उन्होंने पालन किया कि जो उनकी अंतरात्मा कहेगी वो ही वो करेंगे। और जैसा वो कहते थे कि एक टायरेंट है जो डिक्टेटर है, मैं एक ही डिक्टेटर है मेरे सामने जिसके सामने मैं झुकूंगा, घुटने टेकूंगा, वो है मेरी अंतरात्मा। उसके अलावा कोई टायरेंट नहीं जिसके सामने मैं झुकूंगा। तो ये कमज़ोर इंसान जो इतना मोटा और लंबा भी नहीं था, उसके हाथ में हथियार नहीं थे, उसने अंग्रेज साम्राज्य को झुकाया क्योंकि वो हर वक्त अपनी अंतरात्मा के सामने झुकते थे और किसी का डर उनमें नहीं था, सिर्फ ईश्वर का ही डर था। और तो इसलिए मुझे मेरी समझ में उनमें शक्ति अगर आई तो इस व्रत का उन्होंने जो पालन किया उससे आई। और देश ने देख लिया क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल खुला था, दिन रात खुला था, जहाँ भी वो थे कोई भी जा सके देख सकता था। इसलिए अब जब देश ने देखा कि
जो कहता है वो करता है, और हजारों और लाखों लोग तैयार हो जाते हैं जेल जाने के लिए। अपने आप, अगर अंग्रेज सरकार उन्हें मारे पीटे लूटे, उनके घर की चीज़ें को भी ले जाए, जब्त कर लें, फिर भी वो तैयार हैं। डर को उन्होंने भारत से भगा दिया। एक एक कमज़ोर बूढ़ा इंसान अगर डर को भगा देता है इस पूरे देश से, इसमें ताकत कैसे आई? मेरी समझ ये है कि उन्होंने अपने सत्य का पालन किया, और भारत के लोगों ने देखा कि यह आदमी पालन कर रहा है। सर, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, और जो बापू पे बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, उन पुस्तकों में कुछ पुस्तकें ये कहती हैं कि मानव सभ्यता को अपने जीवन काल में जिस तरह से महात्मा गांधी ने प्रभावित किया, उस तरह से जीसस क्राइस्ट, पैगंबर मोहम्मद, महात्मा बुद्ध ने भी अपने जीवन काल में अपने जीते जी नहीं किया था उतने बड़े वर्ग को, यानी पूरी धरती के 2/3 से बड़े हिस्से को महात्मा गांधी के अपने विचारों ने, उनके अपने आंदोलन ने प्रभावित किया था, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, अमेरिका से लेके भारत तक। मेरा अगला सवाल वही है जो मैं पहले छोड़ा था कि वह कहाँ पे हमसे कमी रह गई, भारतीय समाज से वह कमी रह गई कि इतने बड़े व्यक्ति ने जो सहज और सरल सूत्र दिए थे जीवन के, वो उनके ही काल में, मैं अगर कहूँ कि जब भारत को आज़ादी मिली थी और जो बापू के पास शिकायतें जा रही थी, बहुत सारी चिट्ठियाँ जा रही थी हमारे राजनेताओं को लेके उस समय में, जो राजनीति में, और बहुत जल्दी बापू को ये लगने लगा था कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी जो जानकारी है, मैंने जो पढ़ाई की है, कई बार उन्होंने ये कहा था कि आज़ादी इंतज़ार कर सकती है, लेकिन जो हमारी सामाजिक समरसता और सामाजिक संघर्ष के मूल्य हैं या उनकी आवश्यकता है, वो इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए इस पर काम ज़्यादा होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि कहाँ वो कमी है, और उसको दूर करने के लिए अब हमारे पास क्या कोई संभावना है, कोई साधन है, या कोई बल ऐसा है जो हमें उस दौर में ले जा पाएगा कि हम गांधी जी के आदर्श का या उनके स्वप्न का जो भारत है, जिसमें वो समाज के आखिरी व्यक्ति की बात करते हैं, वहां तक हम कभी पहुंच पाएंगे? जयप्रकाश जी, बहुत ही अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर मैं इस प्रकार देता हूँ कि किसी इंसान में, किसी भी व्यक्ति में शायद ऐसी शक्ति नहीं है कि दूसरे इंसान की ज़िंदगी पर वो एक ज़िंदगी भर के लिए कोई जादू कर दे। हर एक इंसान आज़ाद है, और इस पर भी वो गांधी जी बहुत जोर देते थे कि हर इंसान, कि वो कहते थे ईश्वर बड़ा डेमोक्रेट है, उसने हर इंसान को आज़ादी दी। और कितना भी प्रभावशाली या बहुत ही बढ़िया एक एक संत जैसा इंसान हो, जो भगवान के निकट हो, बहुत नेक हो, क्रांतिकारी हो, कितना भी बढ़िया उसमें सारे गुण हो, फिर भी वो दूसरे आदमी पर प्रभाव इस तरह से नहीं डाल सकता। अगर ऐसा होता तो कुछ ऐसे आदमी निकलते दुनिया भर में और सारी हमारी तकलीफें दूर हो जाती। अब आपने गौतम बुद्ध का, क्राइस्ट का, पैगंबर मोहम्मद औरों के नाम लिए हैं, वो भी नहीं कर पाए। हाँ, ज़रूर हज़ारों करोड़ों लोगों ने उनके विचारों को माना, उनको स्वीकार किया, लेकिन दुनिया तो नहीं बदली। तो ये तो शायद मनुष्य स्वभाव की ही बात है। एक तो ये बहुत मोटे तौर पर मैं आपको एक उत्तर दे रहा हूँ कि एक इंसान चाहे कितना भी कुशल हो या ना हो, अपने आप की शक्ति से अपने समाज को बदल नहीं सकता। हम सबको उसमें हिस्सा लेना होगा। और दूसरा ये है, गांधी जी ने ये कहा था, ठीक ये उनके वाक्य नहीं है, लेकिन तकरीबन उनके वाक्य इस प्रकार के हैं। जैसे मैंने डर की बात बताई है, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कि गांधी का जादू ये था कि उसने भारत के करोड़ों लोगों का डर हटा दिया।
तो गांधी जी से पूछा गया 1947-48 में कि आपने 30 साल तक अहिंसा की बात लोगों को समझाई है, इतनी हिंसा क्यों हुई भारत में? तो गांधी का जवाब इस प्रकार था तकरीबन कि मैंने दो बातें कही भारत के लोगों को, एक तो कि डरो मत, तो दूसरे की नफरत मत करो। कि डरो मत की बात तो लोगों को पसंद आए, लेकिन नफरत मत करो ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। और अंग्रेज़ों से भी नफरत की, और फिर हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। तो नफरत की दुश्मनी हमने नहीं की, डर की दुश्मनी हमने की। ये भी एक तरीका है समझने का कि क्यों हम जितनी तरक्की हम कर सकते थे वो हमने क्यों नहीं की। और ये आपने बात बहुत ही ज़रूरी की बताई है कि गांधी जी चाहते थे कि भारत का समाज बदला जाए। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये उनके एक खास बचपन के मित्र थे, लंदन में जब वो विद्यार्थी थे, प्राणजीवन दास मेहता। जी सर। उनके बारे में उनकी एक जीवनी लिखी है एस आर मेहरोत्रा ने, पढ़ने लायक किताब है। उसमें मैं ये पाता हूँ कि शुरुआत में ही जब वो 25-30 साल के ही थे, तभी से उनके ये भी ख्याल आए थे उनके मन में कि समाज में बराबरी होनी चाहिए और दुनिया का हर एक इंसान है, हमारा रिश्तेदार है, ये भी हमें समझना चाहिए कि केवल भारत की आज़ादी नहीं, दुनिया भर में एक एक बदलाव आए, बराबरी आए और एक दूसरे के प्रति आदर आए, एक दूसरे की इज्जत करें। ये जवानी में ही गांधी जी का उद्देश्य था। हालांकि उनकी जिंदगी तो भारत में ही आई, चली और बीती बीती, लेकिन उनका लक्ष्य था कि पूरी दुनिया, इसीलिए तो दुनिया भर में उसका, जैसे आपने कहा, कि प्रभाव हुआ है। और मैं भी जब जाता हूँ इधर उधर घूमता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि ये हमारे गांव का गांधी है, ये हमारे वो मेरे, ये देखिए वो उस आदमी ने ऐसा किया। तो दुनिया भर के लोग समझ गए कि ये कुछ सचमुच में अच्छा बदलाव चाहता है। सर, क्या हम उस आदर्श समाज की स्थिति तक कभी पहुंच पाएंगे? भारतीय समाज के अंदर वह प्रज्ञा, वह चेतना विकसित हो पाएगी? क्योंकि नई पीढ़ी को इन सब चीजों की, क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां आज हैं, मुझे लगता है ये भी मेरा एक सवाल साथ के साथ था, कि बहुत बार मैं सोचता हूँ या हमारे जैसे लोग सोचते हैं, जिन्होंने जिनका शब्दों की दुनिया से संबंध है, पढ़ाई लिखाई से संबंध है, तो वो सोचते हैं कि अगर बापू होते इस समय, तो ट्विटर पर उनसे बड़ा वो पूरी एक बड़ी दुनिया उनके पास होती। वो होते तो इस पर क्या करते, सोशल मीडिया पर उनकी क्या उपस्थिति होती, लोग उनके विचारों को किस रूप में लेते, या जो आलोचनाएं जिस तरह की होती हैं आजकल, जिसको हम कहते हैं कि ट्रोल आर्मी काम करती है, उसको किस तरह से लेते। तो मेरा ये दो सवाल है, एक कि क्या हम कभी उस आदर्श समाज की स्थापना कर पाएंगे जिसमें आम मनुष्य, समाज का जो सबसे पिछड़ा आदमी है, वह भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएगा, या उसका जो अधिकार है, जैसे प्रकृति सबको समान अवसर देती है, उस तरह से लोकतंत्र, हमारी व्यवस्था उसको समान अवसर दे पाएगी बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार या उसको उपेक्षित करने के। दूसरा सवाल ये है कि ये जो सोशल ऑर्डर है दुनिया का अभी जितनी तेजी से बदला है, गांधी जी की जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है उनकी लंदन यात्रा के दौरान, जब ये माना जाता था कि वो मशीनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहां भी उनसे पूछा गया था और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जवाब दिया था कि वो मशीनों के विरोधी नहीं है, किसी तरह की आधुनिकता के विरोधी नहीं है, बल्कि वो मानव श्रम की जगह ले लें, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो मनुष्य का काम है वो उसका काम रहे। मतलब एकदम यही शब्द हो नहीं हो, लेकिन उनका विचार कुछ ऐसा ही था। मैं सर ये दोनों प्रश्नों पर आपके विचार जानना चाहूँगा। तो मुझे वो सवाल याद आता है जो लुई फिशर ने गांधी से पूछा था। आप तो जानते हैं कि लुई फिशर ने 1945, 46, 47 में, और फिर एक बहुत बढ़िया किताब गांधी पर लिखी थी,
और वो क्विट इंडिया 1942 के समय में वो भारत में थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। काफ़ी गांधी जी से उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने गांधी जी से पूछा, जब गांधी जी के पास के मन में क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का विचार आया, उन्होंने कहा कि देखो गांधी जी, आपके सामने ब्रिटिश साम्राज्य है, विश्व युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया ब्रिटिश साम्राज्य के साथ है, आप कैसे कह सकते हैं, क्या हिम्मत है आप में कि उन्हें कहें क्विट इंडिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया, अरे एक बच्चा कह सकता है, एक बच्चा कह सकता है अंग्रेज से क्विट इंडिया। तो मुझे लगता है कि आज की जो हालात हैं, आज के जिसमें काफ़ी डर का माहौल है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम कैसे करें, अरे ऐसा करें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन असल में डर के सामने एक बच्चा भी कह सकता है कि जो गलत है वो गलत है। नफरत करना गलत है, बच्चा भी कह सकता है। इसके लिए आपको एक गांधी या 10 गांधियों की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा किसी भी भाषा में कह सकता है, नफरत करना गलत है, किसी को कुचलना गलत है, झूठ फैलाना गलत है, कोई भी कह सकता है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर हो सकता है, बदलाव आ सकता और आएगा, उसमें तो क्या कोई शंका ही नहीं है। कब आएगा ये ज़रूर बड़ा सवाल है। 5 साल में आएगा, 20 साल में आएगा, 50 साल में आएगा, कौन कह सकता है। लेकिन ज़रूर, मैं तो बूढ़ा हूँ, आप तो काफ़ी युवा हैं, लेकिन अगर हमारे सुनने वालों में कुछ भी छोटी उम्र के भी होंगे, मेरा भरोसा है, वो अपने जीवन में देखेंगे कि एक एक बदलाव, एक परिवर्तन भारत में भी आएगा और दुनिया में भी आएगा, जिसमें हम एक दूसरे का आदर करें, मानव का आदर करें। और ज़रूर जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है, बीमारी दूर हो सकती है, गरीबी तो दूर हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य की जो मानवता है उसका आदर हम कभी न भूलें। सर, यहाँ गांधी जी के हिंदुत्व और जो वर्तमान में हिंदूवादी विचारधारा है, मैं चाहूंगा इसकी एक स्पष्ट रूपरेखा जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि उन्हें ये लगता है, मैं बराबर आपसी बातचीत में भी कहता हूं कि जब मैं महात्मा गांधी जी के जीवन को देखता हूं, आज का सनातनी हिंदू भी उस तरह से सुबह और शाम, हमारी माताएं जरूर करती हैं प्रार्थना सुबह और शाम, लेकिन जैसे जैसे लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, उनके घरों में ये उस तरह की परंपराएं नहीं है, लेकिन बापू ने अपने जीवन में उतार रखी थी। वो सुबह शाम प्रार्थना करते थे। हर तरह का, मतलब हिंदू मान्यताओं के प्रति उनका कोई विक्षोभ ऐसा न रहा हो, सिवाय कुरीतियों और बुराइयों की। तो जो लोग ये समझते हैं कि गांधी जी मुस्लिमों को की पक्षधरता करते थे, उनके तुष्टीकरण की बात करते थे और हिंदुओं के विरोधी थे, या बहुत बार ये आरोप लगते हैं कि गांधी जी केवल उन्हीं जगहों पर जा रहे थे जहां मुस्लिमों पर हमला हो रहा था, हिंदू इलाकों में वो नहीं जा रहे थे। तो इस तरह की जो, खासकर जो व्हाट्सएप पे भी जो जिस तरह की कुप्रचार होते हैं, मैं चाहूंगा कि ये चीजें दर्शकों के सामने, जो लोग इतना विशद ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, वो भी ये जाने, आपकी हमारी बातचीत सुन के जाने कि गांधी जी का जो हिंदुत्व था वह किस रूप में, आज के जो हिंदुत्व की जो व्याख्या है, या जो हमारी ये कि ये हिंदू राष्ट्र होगा, कितना अलग है, और वो चाहते क्या थे, दरअसल उनका संदेश क्या था। देखिए, वो तो हर वक्त कहते थे कि मुझसे ज़्यादा, कभी कभी ये भी कहते थे कि मुझसे ज़्यादा कट्टर हिंदू कोई और नहीं है। और मैं हिंदू हूँ, और हिंदू धर्म का बचाव मैं करना चाहता हूँ। और हिंदू धर्म का बचाव ऐसे ही होगा जब हम हिंदू धर्म के जो असली असूल हैं उसको हम अमल करें, और एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे, और जो पीड़ पर आई जाने, हम दूसरे की पीड़ा अगर नहीं समझेंगे तो हम हिंदू कैसे रहेंगे, हम इंसान कैसे रहेंगे। तो ये तो गांधी थे, और तो उनका पक्का पूरा विश्वास था।
और राम के बारे में तो सभी जानते हैं, वो ईश्वर को राम के नाम से प्यार करते थे और पुकारते थे। और लेकिन वो ये भी मानते थे कि अगर कोई ईसाई परिवार में पैदा हुआ है या मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है या किसी और परिवार या किसी और जाति का है, किसी और देश का है, अफ्रीका का है, अरब है, तो ये उसका पाप नहीं है। ईश्वर ने उसे वहाँ भेजा, मुझे यहाँ भेजा, सबको ईश्वर ने बनाया है। और वो शुरू से ये मानते आए हैं कि भारत सबका है। उनके जो 1909 की किताब थी हिंद स्वराज, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि ये भारत केवल हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, सबका है। जो भारत में रहते हैं सबका है, और सबके अधिकार की रक्षा हमें करनी होगी। अगर हमें आज़ादी मिलेगी तो हमारी सरकार का कर्तव्य होगा कि हर एक भारत के नागरिक की सुरक्षा रक्षा का वो प्रबंध करें। तो ये तो उनका विचार था और इसमें कोई न शक था। और देखिए, कोई अगर नहीं सुनना चाहता है, नहीं स्वीकार करना चाहता है, तो उसको हम कितना भी सिखाएं वो नहीं सीखेगा। लेकिन अगर कोई सचमुच में कोई जानना चाहता है तो उसे तो पता ही होगा कि जब दंगे हुए थे 1946, 47, 48 के, तो सबसे ज़्यादा समय तो उन्होंने नोआखाली में बिताया, जहाँ अत्याचार तो हिंदुओं पर हो रहे थे। हिंदुओं की रक्षा उन्होंने कितने महीनों तक की नोआखाली में। और फिर उसके बाद बिहार में तो मुसलमानों पर अत्याचार हुए और नोआखाली से कहीं ज़्यादा हुए। और बिहार के मुसलमानों की शिकायत थी कि आप तो नोआखाली में ही हैं, आप यहाँ नहीं आ रहे हैं, हमें आप बचा ही नहीं रहे हैं। ऐसी मुसलमानों की शिकायत थी कि आप तो हिंदू हैं, आप तो हिंदुओं को बचाने के लिए वहाँ गए हैं। अगर लोग तथ्य जानना चाहें तो तथ्य तो बिल्कुल सामने हैं और बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। उनकी कईयों ने किताबें लिखी हैं। तो गांधी तो इंसान को इंसान के रूप में देखते थे। और देखिए, वो ज़रूर ये समझते थे कि अगर हिंदू समाज में परिवर्तन नहीं होता है तो आगे जाके बहुत सारी कीमत हमें चुकानी होगी। और एक और वो ये भी मानते थे और कहते भी थे, उस ज़माने में अंग्रेज़ों के बारे में बात करते थे कि आज हम अंग्रेज़ों से नफ़रत करेंगे तो कल हम मुसलमानों से नफ़रत करेंगे, हिंदुओं से नफ़रत करेंगे। तो आज अगर वो होते तो ये कहते, आज आप मुसलमानों से नफ़रत करते हैं तो कल आप एक दूसरे हिंदू से नफ़रत करेंगे, आप अपने परिवार के रिश्तेदारों से नफ़रत करेंगे। नफ़रत एक ऐसी चीज़ है, हमारे दिल में जब आती है हम उसे फैलाते हैं तो हमें लगता है कि दूसरे को नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो हमें हमारे अंदर ही हो रहा है। तो हिंदुओं को अगर बचाना होगा तो हमें अपने दिल से नफ़रत को निकालना होगा। ये गांधी जी की सीख थी। सर, हमारी बातचीत तो आप से जो बातचीत है और गांधी जी की चर्चा तो अनंत है, कभी खत्म न होने वाली है। लेकिन कुछ सवाल मेरे हैं अभी हाँ, औ पूछिए। और जो अभी का वातावरण है हमारे देश का, अ, क्षेत्र, जाति, धर्म और भाषा, ये 4 महत्वपूर्ण सवाल अभी भारत को लगातार झकझोर रहे हैं। और जिस तरह से वातावरण बन रहा है, वह किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही सकारात्मक है। कहा जाता ज़रूर है, लेकिन जो दिखता है, वह है नहीं। ये एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, हाँ, अमीर और भी अमीर होता जा रहा है। और एक राष्ट्र के रूप में जो हमारी भारत की परिकल्पना है और जो जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था आज़ादी के बाद, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज हम ये कल्पना करें कि बापू मौजूद हैं, तो वह क्या करते? देखिए, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ये भी हमें पूछना चाहिए कि बापू तो अपना काम कर गए। अब सारी ज़िम्मेदारी हम बापू को ही दें कि वो ही आकर के हमें दोबारा समझाएँ, ये कितना अच्छा है। और देखिए,
अगर हम बापू पर हमला होता है, उनके विचारों पर, उनकी ज़िंदगी पर, और झूठ फैलाए जाते हैं, तो उससे उनका नुकसान तो नहीं होता। वो तो अब नुकसान से बहुत बच गए हैं, वो तो दूर हैं, वो जिंदा भी नहीं है, और कई साल से जिंदा नहीं, बहुत अरसे पहले चले गए। तो जिम्मेदारी तो हमारी है। और लेकिन बापू से पूछना स्वाभाविक भी है, लेकिन मुझे लगता है हमें अपने मन से ही पूछना चाहिए। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँ। मुझे लगता है कि बापू आज ये, क्योंकि देखिए, ये भी हम भूल गए हैं कि भारत के सबसे ओरिजिनल एनआरआई तो एम के गांधी थे। वो जी। दक्षिण अफ्रीका में 20-21 साल के थे, और कुछ साल उन्होंने जब से सत्याग्रह स्वीकार नहीं किया और अपने ज़िंदगी का परिवर्तन नहीं हुआ, और उन्होंने गरीबी को स्वीकार किया, निस्वार्थ सेवा का काम स्वीकार किया, उससे पहले वह बड़े सक्सेसफुल लॉयर थे, काफ़ी पैसा कमाया। वो बाकी बाद में उन्होंने वहाँ की इंडियन कम्युनिटी को दे दिया। वो एनआरआई थे, और उन्होंने इंग्लैंड में जब लॉ की पढ़ाई की, तो उन्होंने एक किताब भी उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी कि जो कोई भारत का है, हो सके उसे अगर उसे हो सकता है तो उसे लंदन जाके पढ़ना चाहिए, उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो आज की दुनिया में मेरे विचार से गांधी अगर आज होते तो कहते कि देखिए, अब तो आज के समय में पूरा विश्व भारतीयों का घर बन गया है। केवल भारत भारतीयों का घर नहीं है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूरा देश, पूरा विश्व भारतीयों का घर है। तो हमें अब पूरे विश्व के बारे में भी सोचना है। हम जब हम जाते हैं, ये ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनता है इंग्लैंड में, और कई लोग बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं दुनिया के हर एक देश में, और कोई भारत का इंसान यही नहीं कहता कि मैं अफ्रीका में हूं तो मुझे मेरे अधिकार कुछ कम होने चाहिए। वहां तो हम बराबरी चाहते हैं। अगर हम दुनिया भर में बराबरी चाहते हैं, तो हम भारत में क्यों नहीं बराबरी देते हैं? भारत में क्यों हम सुप्रीमेसी चाहते हैं? तो ये तो बताते हैं ना गांधी जी आज, कि हम पूरे भारत हमारा घर, हमारा पूरा विश्व हमारा घर है, सब जगह भारत के लोग विश्व को आगे ले जाएंगे। तो भारत में हमें बराबरी दिखानी है, एक दूसरे का आदर करना है। जो इज्जत हम चाहते हैं हमें दक्षिण अफ्रीका में मिले, अमेरिका में मिले, इंग्लैंड में मिले, वो इज्जत हम हर एक गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को भारत में दें। सर, ये सवाल राजा जी से संबंधित है। कुछ याद आपको, आपने उनकी जीवनी भी लिखी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि दोनों ही कुल, मातृकुल और पितृकुल, दोनों ही आपका बहुत ही बड़ा था, हर रूप में, राजनीतिक, सामाजिक, मानवीय, किसी भी दृष्टि से देखें। आपको राजा जी के बारे में कुछ उनकी याद? ज़रूर। एक तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हम चार थे, हमारे माँ बाप के बच्चे चार थे। हम चारों के नाम राजा जी ने दिए थे। अच्छा। हाँ, हाँ। और अ, मेरा नाम जो राजमोहन है, उसमें राज तो राजा जी से है, मोहन मोहनदास से है। और गांधी जी ने एक बार राजा जी से मजाक में ये भी कहा था कि देखो, तुमने अपना नाम पहले रखा है। तो राजा जी 94 साल तक जिंदा थे, तो उनसे तो मेरी काफ़ी बातें हुई। तब तक तो मैं 30, 35, 37 साल का हो गया था। बाद में मैंने जीवनी भी लिखी, लेकिन उससे पहले मुझे जीवनी लिखने का विचार नहीं आया था। लेकिन मैंने काफ़ी उनसे बातचीत की थी, सवाल पूछे थे, और सचमुच में ही बहुत ही गज़ब के ही इंसान थे। और उनकी एक छोटी सी, वो क्या कहें उसे, एक कला ही कहिए। वो मुझे किताब देख, जब वो 90 के करीब थे, कोई किताब देखते थे, मुझसे कहते थे कि इसमें से किसी पेज में कोई भी लाइन हो, तुम पढ़ के मुझे सुनाओ। और मैं सुनाता था, और वो बताते थे कि ये फलाने पेज पर ये लाइन है, 134वें पेज पे है। तो ये क्या अद्भुत लोग थे सर।
तो ऐसा इनकी मन की शक्ति थी। और अब और वो ये जो मेटाफर्स और सिमिलीज होती हैं, उसका पता नहीं हिंदी में क्या शब्द सही है, आप जानते होंगे, मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। कि उनकी बातचीत में और लेखन में भी किस्म किस्म के पेड़ या पहाड़ या जानवर या बादल या तारे या सूर्य चंद्र का उल्लेख होता था। तो किसी एक भाई ने उनसे पूछा कि ऐसे आप कहाँ से ले आते हैं? तो वो कहते थे कि जब मैं किसी लैंप पोस्ट को भी देखता हूँ, पेड़ को भी देखता हूँ, तो मुझे ये मेरे मन में विचार आता, मुझे तो ये दिक्कत होती कि कौन से सिमिली, कौन सा मेटाफर मैं नहीं यूज करूं। तो वो एक, ही वॉज अ बॉर्न राइटर, बॉर्न आर्टिस्ट, बॉर्न। और गांधी जी की तरह वो भी अपने ऊपर हंसने की उनमें कुशलता थी। अगर जो आदमी अपने ऊपर हंस सकता है, तो उसे किसी की निंदा से कोई भय नहीं हो सकता। कोई भी उसे गाली दे, कोई उसका असर उस पर नहीं पड़ता है। और राजा जी ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुतों को सिखाया। और ये भी लोग जानते हैं कि उन्होंने हिंदी का बहुत ही समर्थन किया, हिंदी का विरोध भी किया। ये भी, वो तो वकील भी थे। और जैसा मैंने उनकी बायोग्राफी में भी लिखा है कि वो किसी भी इश्यू पर दोनों पक्ष ले सकते थे, और जब वो लेते थे तो उनके मन में कोई डाउट नहीं रहता था। किसी भी दार्शनिक और बौद्धिक आदमी का सर ये सबसे बड़ा उसकी ताकत भी है, और वो अपने ज्ञान को चाहे तो चूंकि उनके अंदर वो क्षमता होती है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी निश्चित रूप से मैं बहुत सारे लोगों ने उन पर लिखा है। और जो उनके और बापू के जो संवाद थे बार बार, वो बहुत सारे मसलों पे, वो बहुत ही अपने आप में बहुत रोचक भी हैं, बहुत बौद्धिक भी हैं। और अभी भी जब भी किताब कोई आती है बार बार, अभी पिछले दिनों एक हिंदी की लेखिका की किताब का 2 दिन पहले लोकार्पण हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया, कोलकाता की लेखिका हैं, साहित्यकार हैं अलका सरावगी जी। उन्होंने सारला देवी की जीवनी सी लिखी है, कथात्मक जीवनी है। और उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि गांधी जी के व्यक्तित्व को बचाने के लिए उस समय के इतिहासकारों ने सारला देवी के साथ जो उनके संबंध हैं उनको नष्ट कर दिया। तो मैं उनकी बात को बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और उस बात के संदर्भ में उन्होंने राजा जी की चिट्ठी का जिक्र किया। चूंकि गांधी जी का जीवन, मैं जैसा भी मैं कह रहा हूँ कि इतना विराट था कि उसमें कई पक्ष, हम जितनी भी बात करेंगे हमेशा अधूरे रह जाएंगे। मैं सर आप से ये, चूंकि आप भी देवदास गांधी जी और उसके बाद आप, और मुझे लगता है कि गांधी जी की बाद की जितनी भी पीढ़ियां हैं, कहीं न कहीं उनके पास ये चीज़ रही है कि हम गांधी पूरी दुनिया के हैं, लेकिन हमारे चलते उनका किसी भी रूप में उनके नाम पर कोई दिक्कत ना आए। आप लोग इसको कैसे संतुलन इसमें कैसे साध पाते हैं? कैसे इसको आप लोगों ने तय किया? क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा लिखित अनुबंध नहीं था। आप लोग चाहते तो जिस बात की गांधी जी का जो संबंध अपने बड़े बेटे से था, और उस तरह का बाद की पीढ़ी में किसी ने नहीं किया। जहां तक मेरी जानकारी है, सभी लोगों ने इस बात को आदर करने की कोशिश की कि हमारे चलते राष्ट्रपिता के रूप में समादृत महात्मा गांधी जी के नाम पर कुछ ना हो। इसको आप लोग कैसे कर पाते हैं, और जो आपके बाद की पीढ़ी है वो भी कैसे इस चीज को संतुलित रख पाती है ऐसे समय में, जब हर एक व्यक्ति अपने नाम के साथ अपनी जाति, अपने नाम के साथ जुड़े अपने धर्म, अपने जन्मगत स्थान यानी क्षेत्र को जोड़ के
देखना चाहता है, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म जहाँ प्रचुरता से प्रभावी है, वहाँ इतनी महान परंपरा की संतान होकर भी आप लोग उससे कैसे निरपेक्ष रह पाते हैं या तटस्थ रह पाते हैं? देखिए, मैं तो औरों की बात तो नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि इस विषय पर मेरा किस किस्म का विचार रहा है। मुझे ठीक समय तो याद नहीं है, लेकिन मैंने कई साल पहले ये निश्चय कर लिया था कि मेरा कर्तव्य गांधी जी के नाम को सुरक्षित रखना नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि सत्य क्या है उसकी शोध कीजिए, और अगर मैं गांधी जी में कोई त्रुटि देखता हूँ या राजा जी में, तो उसे सामने रखने में मुझे कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि मेरा ईश्वर ईश्वर है और मेरा ईश्वर सत्य है। जैसे गांधी जी ने माना, ऐसा मैंने भी माना। मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, जो शक्ति गांधी जी में थी वो मुझ में बिल्कुल 1,000वां उसका भी अंश नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य वही है कि मैं सत्य की पूजा करूं, और मुझे सत्य की बचाव करनी है, और जो मूल्य मुझे ठीक लगते हैं उसकी मुझे बचाव करनी है। तो इसलिए, लेकिन मेरे जीवन में जब मैं काम करने लगा, लिखने लगा, तब मैंने ये पाया कि गांधी जी के जो मूल्य थे वो सचमुच में बहुत ही बढ़िया मूल्य थे। और जैसे वो चाहते थे कि भारत सबका हो, ये मेरी आत्मा भी कहती है कि भारत सबका हो। जब गांधी कहते थे कि बराबरी होनी चाहिए, मेरी आत्मा भी कहती है कि बराबरी होनी चाहिए। अब गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज हुकूमत को हटाओ लेकिन अंग्रेज़ों से नफरत मत करो, तो मेरी आत्मा भी वही कहती। तो गांधी जी के जो रास्ते थे वो मुझे सही लगे, इसलिए मैं उनका आदर करता हूँ, विचारों का आदर करता हूँ और गांधी का भी आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन मैंने, अब देखिए, हर एक इंसान कमज़ोर होता है, और सब अपने माँ बाप को चाहते हैं, अपने दादा दादी को चाहते हैं, अपने नाना नानी को चाहते हैं, इसलिए हर एक इंसान में कमज़ोरी हो सकती है। लेकिन जो मैंने अपनी किताबों में लिखा है गांधी जी के बारे में, सरला देवी जी के बारे में भी मैंने लिखा है अपनी किताब में, तो जहाँ जो मुझे सत्य मिला वो मैंने लिखा है, और वही गांधी जी भी चाहते थे। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो सेकंड से सेकंड, क्षण से क्षण कोई भी गलत विचार उनके मन में कभी नहीं आया, ऐसा उन्होंने कभी नहीं लिखा। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, ऐसा वो हर वक्त कहते आए, लेकिन ये इस किस्म का साधारण व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलता है। सर, 30 जनवरी को हमें किस रूप में याद करना चाहिए, और जो आज का युवा है वह अपने जीवन को किस पथ पर ढाले, आपकी ओर से उसके लिए क्या संदेश है, जिससे वो गांधी को क्यों जानना जरूरी है आज के युवा की? बल्कि मैं तो ये कहूँगा, देखो, गांधी जी को नहीं जानना चाहते तो मत जानो, कोई लेकिन अगर तुम गांधी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो पढ़ो, जो उनके शत्रुओं ने लिखा है वो भी पढ़ो, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो भी पढ़ो, शोध करो, खुद अपना काम करो, खुद अपने विचार बनाओ, आज़ादी से पढ़ो, और औरों का भी पढ़ो। जो हिंदू महासभा के नेताओं ने गांधी जी की क्रिटिसिज्म की है वो पढ़ो, जो जिन्ना साहब ने, मुस्लिम लीग ने गांधी जी की को गालियाँ दी है वो भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। गांधी जी के पक्ष में जिन्होंने लिखा वो भी पढ़ो, फिर अपना मत बनाओ। लेकिन झूठ को सत्य मत कहो, सत्य को झूठ मत कहो, फिर फिजूल के झूठ मत फैलाओ कि गांधी जी ने थोप दिया जवाहरलाल नेहरू को, सारे कांग्रेस चाहती थी कि पटेल को, ऐसे इस किस्म के अर्ध सत्य क्या, बिल्कुल ही झूठ मत फैलाओ। और कि गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को फिरोज खान से शादी करा दी। अरे भाई, फिरोज खान तो फिरोज गांधी था, वो पारसी था,
लेकिन तुम गलत गलत चीज़ें सुनते, अगर कोई भी चीज़ सुनती हो तो ज़रा कुछ रिसर्च करो, सोचो, पढ़ो, पढ़ाई करो। सर दिक्कत ये है कि हमारे एक बहुत मैं जिनको जानता हूँ दक्षिणपंथी विचारों के अ, चिंतक और बहुत अच्छे पढ़ाकू व्यक्ति हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने एक बार कहा कि गांधी जी को पढ़ने में खतरा ये है कि आप उनको पढ़ने के बाद उनकी आलोचना नहीं कर सकते। बहुत ठीक है, बहुत ही ठीक कहा, क्योंकि जो आलोचना करनी चाहिए थी वो खुद गांधी ही कर दिए हैं। लेकिन नहीं, आलोचना करने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन तथ्य के आधार पर आलोचना जरूर करो। सर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार। इन दिनों आप कौन सी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मैं नहीं, मेरा असली प्रोजेक्ट तो ये है कि बुढ़ापा कैसे बचाया जाए, उम्र कैसे कम करी जाए। लेकिन अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ खास, कभी कभी कुछ लिख लेता हूँ, लेकिन कोई बड़ी किताब लिखने का इस समय मेरे पास कोई प्लान नहीं। बहुत सर आभार। हम फिर चाहेंगे आप ऐसे ही वक्त निकालें, कभी हम फिर चर्चा करेंगे। लंबे समय तक हमारे दर्शक आपकी किताबों को भी पढ़ें, आपकी किताबों से वो जाने कि किस तरह से आपकी किताबें हिंदी में भी आ गई हैं, बहुत सारी किताबें हिंदी में भी आ गई हैं। जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं वो राजमोहन गांधी जी का नाम टाइप करेंगे, उनको पता चलेगा। राजा जी के बारे में भी किताब लिखी है, भारतीय पूरी दक्षिण एशिया के बारे में भी, एशियन हिस्ट्री के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में, साउथ इंडिया, साउथ एशियन हिस्ट्री सर, अंडरस्टैंडिंग साउथ एशियन हिस्ट्री। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन एक साउथ इंडियन हिस्ट्री भी मैंने लिखी है। हाँ, रिवेंज एंड रिकंसिलिएशन, हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग साउथ एशियन हिस्ट्री सर। यस सर, यू आर राइट, यू आर राइट। तो और पंजाब का इतिहास लिखा है। हाँ, पंजाब का इतिहास लिखा है, यहाँ तक कि वाई गांधी स्टिल मैटर्स, जो आपकी पुस्तक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। इसके अलावा इंडिया आफ्टर 1947 रिफ्लेक्शंस एंड रिकलेक्शंस जो है, अगर आप अनुमति दें, सरदार पटेल की जीवनी भी मैंने लिखी है। क्या बात है सर। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि राजमोहन गांधी सर की पुस्तकें पढ़ें, जानें, अपने को ज्ञानवान बनाएं, और आज महात्मा की शहादत दिवस पर कम से कम और कुछ नहीं तो यह संकल्प जरूर लें कि हम उनके बारे में कुछ भी बोलें, उससे पहले हम उनके बारे में कुछ न कुछ पढ़ लें। और वो पढ़ना केवल व्हाट्सएप से ना हो, सोशल मीडिया से ना हो, बल्कि किताबों में हो। और अगर आपको समझ में आए तो आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर आप कोई स्पेसिफिक सवाल है और वह सवाल उत्तर जानने लायक है तो हम राजमोहन गांधी सर के पास उसको भेज के भी आपके पास उत्तर देने की कोशिश करेंगे। महात्मा को पढ़ते रहें, उनके विचारों को जानें, अपने को पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अपने को ज्ञानवान बनाएं, साहित्य से जुड़े रहें, शब्दों से जुड़े रहें, और मनुष्यता को बेहतर बनाने में जो भी कदम हो सकता है उस तरफ बढ़ें। प्रकृति को बचाएं, पृथ्वी को बचाएं। मनुष्य बचेगा, पृथ्वी बचेगी, तभी जीवन बचेगा। धन्यवाद आप सभी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।